ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन में सबसे पहली चीज जो हम समझते हैं, दो टर्म्स हैं, हम देख रहे हैं सैम्पलिंग और एस्टिमेशन। दो टर्म्स हैं, एक सैम्पलिंग और एक एस्टिमेशन। इस सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन के अंदर एक और कॉन्सेप्ट कवर होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो मैं अलग से इंशाल्लाह उसको कवर करूंगा। अभी आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंशाल्लाह हम सैम्पलिंग और एस्टिमेशन दोनों को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन है, सबसे पहली दो अलग अलग, ये भी दो अलग अलग टर्म्स हैं। पहले हम सैम्पलिंग को समझेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह एस्टिमेशन को समझेंगे, और फिर उसके बाद एस्टिमेशन के अंदर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल वाली चीज जो होगी उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझें कि सैंपल किसे कहते हैं। हम कोई भी पॉपुलेशन जिसमें हम सर्वे करना चाहते हैं, जब लाइक किसी भी चीज के हवाले से हम मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो हम एक सैंपल ऑब्टेन करते हैं और उस पर फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन? Population is a certain collection of individuals or items, which is a certain collection of individuals or items is known as the population. इसका मतलब ये है कि लेट सपोज अगर मैं कॉलेज के अंदर ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने बच्चे लेफ्ट हैंडेड हैं, ऑन एवरेज कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंडेड हैं, तो एक पूरी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो कॉलेज में लेट सपोज 600 बच्चे, तो 600 बच्चों की पॉपुलेशन हो जाएगी। पूरी तादाद में पॉपुलेशन का मतलब जितने लोगों पे रिसर्च हो रही है उन तमाम की बात करें, उन तमाम की तादाद की बात करें, तो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम हर एक के पास जाएं और हर एक के पास जाने के बाद जो है हम पूछें? तो ये पॉसिबल नहीं। लिहाजा फिर क्या हल निकाला कि हम जो है वो हर किसी के पास तो नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ सैंपल उठाएंगे। अब कॉलेज में लेट सपोज 600 स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन हमारी 600 स्टूडेंट्स की, ए टू मिला लें हम 600 स्टूडेंट्स। हमने कहा सैंपल 50 लोगों का लेंगे हम, और 50 स्टूडेंट्स के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे बताओ आप लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड हो, और उसमें से हमें जो है वो 10 लोग ये कहते हैं कि हम लेफ्ट हैंडेड हैं, तो हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे 10/50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारी 20% हो जाएगी। तो हम इस परसेंटेज को, हमने जो सर्वे किया उसमें परसेंटेज निकालना हम चाह रहे थे, इस परसेंटेज को निकालने के लिए हम एक्चुअल पॉपुलेशन में हर आइटम के पास नहीं गए, हर बंदे के पास नहीं गए, बल्कि हमने एक सैंपल उठाया। तो ये एक सैंपल का ब्रीफ आइडिया है कि किसी भी चीज पे रिसर्च करना चाहते हो तो उसकी पूरी पॉपुलेशन को तो आप विजिट नहीं कर सकते, तो उसमें आप एक सर्टेन कलेक्शन उठाओ, सर्टेन एक सैंपल उठाओ और फिर उस पर रिसर्च करो। यही यहाँ पर सैंपल की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ सैंपल इज अ सब सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एक हिस्सा। दिस इज नोन एज सैंपल। अच्छा, दिस इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस, जैसा कि ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया। When a sample from a population is taken, it must be ensured that no feature of the population is overrepresented or underrepresented in the sample. That is, the sample chosen must be representative of the population. क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि लेट सपोज जब हमें 50 स्टूडेंट उठाने थे, तो 20 सेक्शन है कॉलेज के अंदर, हम पहले 2 सेक्शन के पास चले गए जिसमें 30-30 बच्चे थे, उसमें से 50 स्टूडेंट उठा दिए। तो ये अच्छा सैंपल नहीं था, क्योंकि हमने ये सैंपल में सिर्फ 2 सेक्शंस को टारगेट किया। हमें ये करना चाहिए था कि हम जो है वो 20 सेक्शन में से हर किसी में से 2-2 3-3 बच्चे उठा लेते, और 50 स्टूडेंट जो है वो इस तरह से हम गैदर कर लेते और फिर उससे रिसर्च करते। तो ये एटलीस्ट इससे ये इंश्योर हो जाता कि हमारा जो सैंपल है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सैंपल हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, कि कोई फीचर उसका ओवर रिप्रेजेंटेड या अंडर रिप्रेजेंटेड ना हो। एक्चुअल पॉपुलेशन में 20%, एक्चुअल पॉपुलेशन में 30% लोग लेफ्ट हैंडेड थे, हमने रिसर्च की तो सैंपल उठाया तो 20% आ गया। तो सैंपलिंग का एरर भारत अपनी जगह मौजूद रहता है, सैंपलिंग परफेक्ट आंसर नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जब सैंपल उठाएं तो कोई फीचर ओवर रिप्रेजेंटेड या अंडर रिप्रेजेंटेड ना हो। अच्छा, व्हाट इसके लिए क्या किया जाए, मतलब इसका क्या हल है, किस तरह से इंश्योर किया जाए कि जो सैंपल हो वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो? तो आगे ये बात आ गई, टू अवॉइड बायस अ रैंडम सैंपल इज सेलेक्टेड, कि जब भी आप सैंपल उठाएंगे तो आपको एक रैंडम सैंपल सेलेक्ट करना है। अच्छा, रैंडम सैंपल है क्या, रैंडम सैंपल की तारीफ क्या है?
तो रैंडम सैंपल की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, assumption में डिस्कस करता हूं थोड़ी देर में, पहले रैंडम सैंपल की तारीफ सुन लें। A random sample of size n is a sample chosen in such a way that each possible group of size n, कहीं से आवाज आ रही है तो प्लीज व्हाट्सएप को साइलेंट कर दें, मोबाइल को साइलेंट कर दें ताकि आवाज ना आए। A random sample of size n is a sample chosen in such a way that each possible group of size n which could be taken from the population has the same chance of being picked। अच्छा, ये बोल्ड लेटर्स में मैंने अपने वर्ड्स में लिखा हुआ है, ये पूरी बुक के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब डिफाइन जो बुक्स में होता है वो इतना से होता है। अच्छा, अब इसका शॉर्ट क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब क्या हासिल है इस बात से? इसका मतलब ये है कि ईच आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। मतलब अगर लेट सपोज 20 सेक्शंस थे और मैंने अनाउंसमेंट कर दी कि मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ, और मैं पहले 2 सेक्शंस को बताऊंगा कि भाई मैं आपके पास आने वाला हूँ ये पूछने के लिए कि आप लेफ्ट हैंडेड हो या राइट हैंडेड हो, तो बाकी सेक्शंस को पता चल गया कि हम में से तो सब सेफ है, हम में से तो कोई पूछ ले, हम में से किसी को भी पूछा नहीं जाएगा। लेकिन मैं अनाउंस कर दूं पूरे कॉलेज में, हर सेक्शन में मैं जाऊंगा और रैंडमली 2-3 स्टूडेंट उठा लूंगा, तो फिर किसी स्टूडेंट को भी ये वो नहीं सोच सकता कि मैं सेलेक्ट ना हो। मतलब चांसेस है कि कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। तो एवरीवन इज अलर्ट कि यार कहीं हमसे तो नहीं पूछा जाएगा, कहीं हमें तो नहीं उठा लिया जाएगा। तो रैंडम सैंपल का मतलब ये है कि हर किसी को ये बात पता हो कि कोई भी आइटम सेलेक्ट किया जा सकता है, पॉपुलेशन का कोई भी आइटम रैंडमली सेलेक्ट किया जा सकता है। सेंटर सैंपल हैज टू बी अ रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल कौन है? जिसमें एवरी आइटम, ईच आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सही है ना? तो ये क्यों इंश्योर कर रहे हैं हम, रैंडम सैंपल क्यों लेना चाह रहे हैं? ताकि सैंपल जो चूजन हो वो क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। अच्छा, आगे ये बात लिखी हुई है, द मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गारंटी दैट द चोजन सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव। हमने जान मार दी, हमने पूरी कोशिश की कि हम बेहतरीन सैंपल लें, तो क्या उसके बावजूद भी क्या सैंपल एरर फ्री होगा? क्या वही एज इट इज रिप्रेजेंट कर देगा पॉपुलेशन को? नहीं, इसका मतलब चांसेस ऑफ एरर रहेंगे। तो द मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गारंटी, गारंटी कोई नहीं है दैट द चोजन सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट इज गारंटेड इज दैट द मेथड ऑफ सिलेक्शन इज फ्री फ्रॉम बायस। बायसनेस होता है ना कि हम किसी एक तबके की तरफ इंक्लाइन है। 2 सेक्शन जिनको मैं पढ़ाता हूँ, रिसर्च करने जा रहा हूँ, तो मैं उन्हीं 2-3 सेक्शन में जा रहा हूँ बस। तो आई एम बायस्ड टुवर्ड माय सेक्शन टू whom I teach. I should not be biased. I should be unbiased. अब पढ़ते थे ना फेयर अनबायस्ड डाई, तो अनबायस्ड का मतलब होता है फेयर, राइट? तो बायस्ड, बायसनेस नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन गारंटी भारत कोई भी नहीं है। सही है? तो अब ये जो मैं आपको इतना थ्योरेटिकल डिस्कशन भी कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, नहीं ये आते हैं एग्जाम्पल आ जाता है, बोलता है बताओ क्या ये रैंडम सैंपल है? अगर ये अच्छा, और बाद में पूछते हैं बताओ ये सैंपलिंग का मेथड मुनासिब क्यों नहीं है, तो आप बताएंगे क्योंकि ये रैंडम सैंपल नहीं है। और सिर्फ ये भी जनरल लिखना नहीं है कि रैंडम सैंपल नहीं है, उस सवाल के सिनेरियो के हिसाब से बयान करना पड़ेगा, एंड that will definitely come with practice. The more you practice, the better you will be able to judge कि किस सिनेरियो में हमें क्या कहना है, लेकिन जनरली हमें समझ आ जाता है। अब वो कह रहा है कि एक मेडिकल जो है वो एक डॉक्टर चेक करना चाह रहा है या कोई रिसर्च करना चाह रहे, तो पहले जो 20 पेशेंट्स आए उसमें उसने किसी चीज की रिसर्च कर ली, तो पहले 20 पेशेंट्स पे क्यों किया? पूरे दिन रैंडमली जो अलग अलग पेशेंट्स आ रहे थे उनको पूछना चाहिए था कोई सवाल, अगर पूछना ही है उनसे तो। लेट सपोज पेशेंट से ही पूछने के भाई क्या आप आज पूरा दिन फारिग थे या आप अपने काम छोड़ के आए, आप कितना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के यहाँ आए, या आप कितने डॉक्टर्स को छोड़ के मुझे प्रेफर कर रहे हैं। लेट सपोज कुछ रिसर्च करना चाह रहा है डॉक्टर, तो अल्टीमेटली बताने का मकसद ये है कि हमारा सैंपल जो है वो फैला हुआ होना चाहिए, स्प्रेड आउट, ये नहीं कि एक तबके पे फोकस्ड हो। सही है? अच्छा, तो ये हमने बात बेसिक थोड़ी सी बात की, तो ये सवाल के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा तो आपको फिर प्रैक्टिकली उस सवाल के हिसाब से बताना पड़ेगा, जनरल आंसर आप नहीं दे सकते। अच्छा, अब ये एक assumption मैंने लिखी है, एक इक्का दुक्का किसी पेपर में आई होगी तो मैंने उसको पार्ट बना दिया। बात अगर पूछता है भाई, सैम्पलिंग का सवाल आता है, पूछता है बताओ यहाँ पर क्या assumption है, तो एक बात याद रखें, whenever a sample from a population is chosen, it is assumed that the standard deviation of the sample is same as the standard deviation of the population. पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मीन भी है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, कि ऑन एवरेज कितनी डेविएशन है हर वैल्यू की फ्रॉम द मीन। तो जितनी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है ये अज्यूम किया जाएगा कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल भी वही है। सही?
It is assumed that the standard deviation of the sample is the same as the standard deviation of the population. अच्छा, assumption की बात कर ली, कभी लिस्ट डाउन करनी हो तो ये मैंने लिख दिया कि it should be written if asked by the examiner. ये इंशाल्लाह मैं आपको फाइल शेयर करूंगा, पिक्चर्स वगैरह तो आप लिख लीजिएगा. अच्छा, हाउ टू ऑब्टेन अ रैंडम सैंपल. अब ये एक एग्जांपल है ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए कि भाई अगर हम रैंडम सैंपल, मैंने आपको आइडिया तो दे दिया मुख्तलिफ एग्जांपल से. एक रिसर्च कर रहे हैं तो फिर मुख्तलिफ सेक्शंस में जाऊंगा. रैंडम सैंपल का ये तरीका है. एक तरीका आप सुने, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 450 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. 450 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. मैंने क्या किया, राइट ईच नंबर ऑन सेपरेट टिकट्स एंड पुट देम इन अ लार्ज कंटेनर. 450 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, हर किसी को एक नंबर एलोकेट कर दिया और चिट्स बनाई, सेपरेट टिकट्स बनाई, हर टिकट पे एक नंबर लिखा और 450 टिकट एक लार्ज कंटेनर में डाल दी. उन टिकट्स को हिलाया, अच्छी तरह शफल किया. Obtain a random sample of size 20 by drawing out 20 tickets from that container one after another without replacement. उसको अच्छी तरह हिलाया, फिर एक टिकट निकाली, फिर थोड़ा सा हिलाया, दूसरी निकाली और तीसरी चौथी, इस तरह रैंडम निकालते रहे. तो इस तरह से हमारे पास जो 20 आइटम्स आएंगे वो रैंडम सैंपल के थ्रू ऑब्टेन होंगे. क्योंकि जब हम हाथ डाल के पर्ची निकाल रहे थे तो कौन सी पर्ची निकलेगी किसी को नहीं पता था. इसका मतलब हर आइटम जो है वो सेलेक्ट हो सकता था. तो इसीलिए जो है वो सैंपल रैंडम सैंपल का मिसाल जो मैंने आपके सामने पेश. आगे बढ़ते हैं. यहां तक हमने बात कवर कर ली, रैंडम सैंपल, अजम्पशन और सब बातें कर ली. अच्छा, अब जरा तो एक सवाल, सीआई के सिलेबस की कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? दो ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट समझाने से बेहतर है कि किसी सवाल पे अप्लाई करवाया जाए. सबसे पहली चीज उसने कही है, गिव एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स व्हाई अ गिवन सैंपलिंग मेथड मे बी अनसैटिस्फैक्टरी. जो कि मैंने आपको बता दिया. जो सवाल के थ्रू ही आप मुख्तलिफ सवालात आएंगे और वो आपसे पूछेगा बताओ यहाँ सैंपलिंग का मेथड दुरुस्त क्यों नहीं है, तो उसके फ्लॉज आप बता दो. और वो आप टॉपिकल सवाल प्रैक्टिस करोगे, सवाल प्रैक्टिस कर करके मुख्तलिफ सवालात पे जो है वो आप जब सीखोगे स्टेटमेंट्स, बाकी इसके आंसर जो मैंने आंसर बुक में दिए हैं उससे इंशाल्लाह फिर आपका माइंडसेट बन जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर देना है. अच्छा, एक और चीज है, एन एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज ऑफ रैंडम नंबर्स इन प्रोड्यूसिंग रैंडम सैंपल्स. यूज ऑफ रैंडम नंबर्स इन प्रोड्यूसिंग रैंडम सैंपल्स, कि भाई रैंडम नंबर्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है टू प्रोड्यूस रैंडम सैंपल. तो रैंडम नंबर्स देता है और कहता है बताओ कि इसमें कौन कौन से जो है मतलब किस किस नंबर के सैंपल्स ऑब्टेन होंगे. तो ये चीज हम पासिबल के सवाल नंबर 4 जो है आपका उसके थ्रू सीख लेते हैं. तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पहले विजिट करते हैं, फिर गेट बैक टू दैट. क्वेश्चन 4 सेज the editor of a magazine wishes to obtain the views of a random sample of readers. The editor of a magazine wishes to obtain the views of a random sample of readers about the future of the magazine. जो मैगजीन के रीडर्स हैं उनसे पूछा जाएगा भाई क्या समझते हैं मैगजीन कितना कामयाब होने वाला है फ्यूचर में, इसके बारे में. पार्ट नंबर, a sub editor proposes that they include in one issue of the magazine a questionnaire for readers to complete and return. कि किसी एक पर्टिकुलर इशू में, मैगजीन के किसी वन इशू, पर्टिकुलर इशू में, हर महीने या हर हफ्ते एक मैगजीन इशू होता है, हर महीने इशू होता है, तो किसी एक महीने अचानक उन्होंने क्वेश्चन डाल के इरादा बनाया कि भाई किसी एक महीने जो है जनवरी के महीने में जो हम मैगजीन भेजेंगे उसमें हम क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे. गिव 2 reasons why the readers who return the questionnaire would not form a random sample. बताओ कि भाई ये रैंडम सैंपल क्यों नहीं है. सैंपल को तो रैंडम होना चाहिए, अभी हमने सीखा सैंपल शुड बी अ रैंडम वन. तो बताओ ये सैंपल रैंडम क्यों नहीं है, क्या रीजन हो सकता है. भाई जब एक महीने मैगजीन गया तो हो सकता है उस महीने काफी सारे जो रेगुलर रीडर्स हो वो रीड ना करें. एक चीज आप रेगुलर बेसिस पर दोगे तो वो उनको पता चलेगा ना कि हमें देना है. तो ये तो आपने खाली उसी पर्टिकुलर, हो सकता है उस पर्टिकुलर जो इशू है उसकी मैगजीन बाद होगा, कुछ रेगुलर बनवाए होते हैं, कुछ लोग मार्केट जाके मैगजीन लेते ही उस महीने का है बस, फिर वही महीने 3-4 महीने तक चलाते हैं. तो फिर वो तो रेगुलर कस्टमर नहीं था आपका, उसको तो रैंडम कस्टमर था. मतलब अचानक एक बंदा आया और उसने फीडबैक कैसे देगा, वो तो रेगुलर कस्टमर. तो आपको एक तो ड्रॉबैक आपको नजर आना शुरू हुए. अब यहाँ अगर आप एमएस के आंसर्स देखें, ओनली द मोर कमिटेड, हर बंदा मैगजीन पढ़ेगा बोलेगा अबे चलना यार, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम किसके पास है,
किसके पास टाइम है भरने का? अक्सर आपके पास गूगल लिंक्स आती है, प्लीज टेक अ शॉर्ट 5 मिनट्स टू सबमिट द सर्वे। कौन देखता है? मुश्किल से कुछ लोग देखते। तो इसका मतलब एक तो सबसे पहले ओनली मोर कमिटेड पीपल विल फिल दैट। हर कोई नहीं भरेगा। मोर कमिटेड या लेस बिजी, जो फारिग होंगे। और फिर जो है ओनली द रीडर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू। तो ये दो रीजन जो है टू रीजन आप बोला गया है, ये दो रीजन जो मेरे ख्याल से बेस्ट पॉसिबल रीजन आपके सामने है जो आप सोच सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई ऐसा पॉसिबल रीजन आ रहा है तो आप उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप सवाल की प्रैक्टिस कर करके रीजन आपके जहन में और अच्छी तरीके से आप दे पाए। तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी है जिसके अंदर मुख्तलिफ बंदा मुख्तलिफ अंदाज में कह सकता है, लेकिन सही बात कहना दुरुस्त, तो सही बात कहना जो है वो ही एक्सेप्टेबल होगा। ऐसा नहीं है कि जो भी हवाई फायरिंग करे वो एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन बहरहाल सब्जेक्टिविटी इस एरिया में है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जजमेंटल आंसर्स दे सकते। तो फिर वो लिखता है बाज़ औक़ात कि एनी वैलिड रीजन और एनी वैलिड रीजन स्टेट। अब वो उसको वैलिड समझता है या नहीं समझता, ये एक जजमेंटल बात है। लेकिन एमएस में जरूरी नहीं है कि आपके एहसास वहीं बयान हुए हुए हों। कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो वहां मौजूद ना हो। सही है। तो ये आइडिया एक ऑब्जेक्टिव था सिलेबस का कि भाई इस तरह से मैं पूछूंगा, तो ये मैंने आपके सामने पेश कर दिया एक एग्जाम्पल के थ्रू। और इंशाल्लाह आप लोग सवाल भी करेंगे, हम लोग भी देखेंगे, तो और मजीद आते रहेंगे तो करेंगे। इसमें असल में जो रैंडम नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो भी मौजूद है, इसलिए मैंने कहा ये भी जो है वो ये वाला सवाल हम उठाएं, क्योंकि हर दफा नहीं आता है ये रैंडम नंबर वाला सवाल, लेकिन जब आता है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से। तो आइए देखते हैं। द एडिटर डिसाइड्स टू यूज अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स टू सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 रीडर्स फ्रॉम द 7302 रेगुलर रीडर्स। अब जब मैगजीन वाला है ना, तो मैगजीन के पास तो कंप्यूटराइज लिस्ट होगी कि भाई सबसे पहले जब मैगजीन लॉन्च किया था सबसे पहला रीडर हमारे पास ये वाला है और अब तक मेंटेन्ड है। तो एक लिस्ट होगी जिसमें 7302 रेगुलर रीडर्स मौजूद हैं। सही है। अब उसने क्या किया, उसने कहा एक काम करता हूं, रैंडम सैंपल उठाता हूं 50 रीडर्स का। पहले तो एक सब एडिटर ने मशवरा दिया था, प्रपोजल दिया था, वो प्रपोजल दुरुस्त नहीं था। क्यों दुरुस्त नहीं था, उसके रीजन हमसे मांग ली। अब कहने लगा द एडिटर डिसाइड्स टू यूज अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स टू सेलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 रीडर्स फ्रॉम द 7302 रेगुलर रीडर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंडम सैंपल जो है वो रैंडम नंबर्स के थ्रू भी ऑब्टेन किया जा सकता है, और ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। दिस इज अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ चूजिंग अ रैंडम सैंपल। अब वो तरीका क्या है? सबसे पहले क्या किया गया, दीज रेगुलर रीडर्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7302। सबसे पहले क्या किया भाई, इनकी नंबरिंग करें उन रेगुलर रीडर्स की, जो कि कंप्यूटराइज अगर लिस्ट हमारे पास है तो उसमें हर बंदा जो है उसको हमने एक अरेंजमेंट कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर, नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर या कुछ भी ऑर्डर में हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम की अरेंजमेंट कर दी। तो उससे हमारे पास पता चल गया भाई इसका कोड नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4। अब कोई बायस नहीं, मैं क्या करूंगा, द फर्स्ट फ्यू रैंडम नंबर्स व्हिच द एडिटर ऑब्टेन्स फ्रॉम द टेबल आर एज फॉलोज। तो एक टेबल से उसने रैंडम नंबर्स ऑब्टेन की। अब वो 5 डिजिट नंबर्स थे उस टेबल में, एक टेबल में रैंडम, या तो हमारा एक टेबल था उसमें से उसने रैंडम नंबर्स ऑब्टेन की। वो रैंडम नंबर्स क्या थे, 5 डिजिट नंबर्स थे वो। अब हमारे जो रेगुलर रीडर्स थे वो कितना डिजिट नंबर था, 4 डिजिट। और जो रैंडम नंबर्स हमें दिए हुए हैं वो 5 डिजिट। अब ये भी 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट 5 डिजिट, तो ये 4 नंबर्स हमें दिए हुए। कह रहा है इन नंबर्स को इस्तेमाल करें, यूज दीज रैंडम नंबर्स टू सेलेक्ट द फर्स्ट 3 मेंबर्स इन द सैंपल। पहले 3 मेंबर्स हमें निकालने हैं। अच्छा अब देखिए इसका तरीकेकार, बाज़ औक़ात मुख्तलिफ तरीकेकार एक्सेप्टेबल होते हैं, लेकिन एक तरीका जो हमेशा मैंने कॉमनली देखा है वो ये कि पहला नंबर देखें और पहले नंबर में 4 डिजिट उठा लें। पहले नंबर के 4 डिजिट्स देखें, पहले नंबर के 4 डिजिट उठाएं तो क्या बना नंबर 4975। क्या ये 4975 7302 तक की नंबरिंग में आता है? तो ये आता है, तो इसका मतलब पहला सैंपल जो हमारा हो गया, पहला नंबर जो हो गया वो हो गया 4975। तो 4975 वाले नंबर पे जो बंदा कस्टमर मौजूद है ना, उसको मैं कॉल करूंगा और बोलूंगा अपना फीडबैक, या उसको ईमेल करूंगा या उससे फीडबैक लेकर ही रहूंगा। तो एक नंबर मैंने उठा लिया 4975। अब रैंडम नंबर से क्या इंश्योर हो रहा है, कोई भी रैंडमली आ जाएगा। इसका मतलब एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, जो मैंने बात पहले अर्ज की। तो एक 4975 आ गया। अच्छा अब तरीकेकार क्या है, अच्छा
7 से ही कंटिन्यू करें। 4 डिजिट 5 डिजिट रैंडम नंबर था, लेकिन मैंने तो 4 डिजिट सेलेक्ट करने थे, तो 4 डिजिट सेलेक्ट करने के बाद यहीं से कंटिन्यू करें, 7 से सेलेक्ट करें और यहाँ से नंबर उठाएं। तो ये क्या हो गया 7802। अच्छा, जब इस तरह से नंबर उठा रहा होता ना 4 डिजिट, तो आई ऑलवेज इग्नोर, वी शुड ऑलवेज इग्नोर रेपिटेशंस। 4975 था, इत्तेफाक से आगे जाके इस तरह से मैं सेलेक्ट करने लगा, 4975 दोबारा आ गया, तो वो क्या करूंगा, इग्नोर। और अगर कोई नंबर आउटसाइड द रेंज आ गया, वो भी क्या करूंगा, इग्नोर। यहां तो निकालने हैं ना, कुछ सवाल ऐसे हैं कि बोलता है बताओ, हाउ कैन वी यूज रैंडम नंबर्स टू ऑब्टेन अ रैंडम सैंपल। So the thing that we are following over here, we have to express that as well. और उसमें ये दो कीवर्ड्स बड़े जामे वर्ड्स हैं, जिसमें वो कहता है कि what I will do is I will generate a pick up 5-digit random numbers from the table, and I will first take the first 4 digits, and अगर वो 4 digit नंबर है, 3 digit है तो मैं 3 digits लूंगा, और मैं कंटिन्यूएशन में 3 डिजिट उठाता रहूंगा। और उसमें ये बात को मार्क स्कीम में शामिल करता है कि बच्चे ने लिखा हो इग्नोर आउटसाइड रेंज, इग्नोर नंबर्स आउटसाइड रेंज एंड इग्नोर रिपीटेशंस। एक ही बंदा 2 दफा ना आ जाए, सही है ना, एक दफा उसको मैंने बात कर ली, दूसरी दफा तो उसको नहीं उठाऊंगा ना। एक तो रिपीटेशन इग्नोर करनी होती है, दूसरा जो आउटसाइड रेंज होता है उसको इग्नोर करना हो। तो ये दो की बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आप हमेशा याद रखें कि रैंडम नंबर्स के अंदर ये चीज मैं बल्कि एक्सप्लेनेशन में वही रख देता हूँ कि यूज ऑफ रैंडम नंबर्स में ये चीज इंश्योर करनी होती है मुझे कि आई इग्नोर द नंबर्स आउटसाइड रेंज, और एक पॉइंट और क्या है, इग्नोर रिपीट्स। इग्नोर द नंबर्स व्हिच आर रिपीटेड या इग्नोर रिपीट्स करके उसने अक्सर इस तरह से लिखा होता है, सही है। तब यहाँ यूज दिस रैंडम नंबर्स, अब क्या किया बेटा मैंने 4975 लिया, तो ये तो विद इन रेंज था, चूज कर लिया। 7802 आया, वो तो आउटसाइड रेंज था, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं आया, मैंने कहा 3952, मैंने कहा ये विद इन रेंज है, डिफरेंट नंबर है, 3952 उठा लिया। इतने नंबर उठा लिए, ये मैंने नहीं उठाया, ये उठा लिया, ये उठा लिया। अब मैं आगे आया 0386। अच्छा 4 डिजिट नंबर है, तो 0032, तो 32 वाला बंदा चूज हो जाएगा। 0005, तो जो जिसका 5 नंबर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो शुरू के जो डिजिट्स हैं अगर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वो, यहाँ पर देखें तो ये 3 डिजिट नंबर हो गया 386, बेसिकली 0386। इसमें एग्जामिनर खुद कह रहा है कि 0 को आप इग्नोर कर सकते हो, ब्रैकेट्स में लिखने का पर्पज है कि लिख दो तो सही, नहीं लिखो तो भी सही। तो बेसिकली 386 वाला बंदा जिसका नंबर 386 था, जिसका 3952 था और जिसका 497 था। ये आपको तरीके का समझ आया। तभी आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना, एक्सप्रेस आपसे अंग्रेजी में बयान ना किया जा रहा हो, तो व्हाट यू कैन डू इज ऑलवेज बेटर टू गिव एन एग्जांपल। कि आपने जो है वो 5 डिजिट नंबर मुख्तलिफ लिखे, बोला ये मेरे, लेट सपोज दीज आर माय रैंडम नंबर्स, सो फर्स्ट आई विल पिक द 4 डिजिट्स, then from there I will continue and again I will take the 4 digits. Now this is outside range, I am ignoring it and I am taking this, समझ रहे हो। तो उसमें वो डिस्क्रिप्शन मांगता है, उसमें रैंडम नंबर्स दिए भी नहीं होते, वो जनरल पूछता है कि बताओ हाउ वी डू वी यूज रैंडम नंबर्स टू ऑब्टेन अ रैंडम सैंपल। तो उस केस के अंदर जो है वो आप इस तरह से रैंडम नंबर्स लिखकर आप उसको बयान कर सकते हो। जनरली आप अंग्रेजी में बयान करके फिर भी बातों का सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, पता नहीं मैं अपनी बात को प्रॉपर पहुंचा पाया, क्या वो मेरी बात समझ पा रहा है या नहीं, तो इट्स ऑलवेज गुड टू गिव एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन योर पॉइंट। मार्क्स हो सकता है कम हो, लेकिन आपका कम से कम सिक्योरिटी तो हो जाएगी कि यार मेरे मार्क्स सिक्योर्ड है। गेटिंग इट। तो थ्योरेटिकल डिस्कशन हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ S2 पेपर। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन समझ लिए 2-4 नंबर, 5-6 नंबर, इस तरह से 5-6 नंबर तो समझ ही लें पूरे पेपर के अंदर, 50 में से 5-6 नंबर तो समझ लें। इतनी वेटेज तो कम से कम थ्योरेटिकल की है, कभी किसी टॉपिक पे तो कभी किसी टॉपिक, थोड़ा बहुत पूछ लेता है, सही है। तो ये रैंडम नंबर्स टू सेलेक्ट द फर्स्ट 3 मेंबर्स किस तरह से हमने ऑब्टेन किया, बात समझ आ गई। अच्छा यहाँ तक हमने काफी इंट्रोडक्शन ले लिया। आइदा थोड़ा लेट आई। अच्छा तो उसमें हमने जो है वो बहरहाल इंट्रोडक्शन सैंपल का देखा कि एक पॉपुलेशन होती है जिस चीज पे हम रिसर्च कर रहे होंगे,
कोई भी पॉपुलेशन हो सकती है। जैसे कॉलेज में 600 स्टूडेंट्स में मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ कितने लेफ्ट हैंडेड, तो मैं 600 स्टूडेंट के पास तो नहीं जा सकता, तो मैं एक सैंपल उठाऊंगा। सैंपल स्टूडेंट्स में मैं 50 लोगों का सैंपल उठाऊंगा और उनसे पूछ लूंगा कि बताओ आप में से कितने ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडेड, उसकी वजह से परसेंटेज निकाल लो। फिर हमने ये सीखा कि सैंपल रैंडम होना चाहिए, कि मैं जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ जिन सेक्शंस को, खाली उन्हीं के पास में जाऊंगा, तो ये बायसनेस है, ये रैंडम सैंपल नहीं है। मैं पूरे कॉलेज को अनाउंसमेंट करता हूँ कि आज मैं रिसर्च करने निकल रहा हूँ और मैं किसी भी कॉलेज के 50 स्टूडेंट्स को उठाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि बताओ कितने लेफ्ट, कौन लेफ्ट हैंडेड है, कौन राइट हैंडेड, तो ये रैंडम सैंपल हो जाए। तो एक तो पॉपुलेशन होती है जिसकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, रिसर्च करने के लिए हम क्या उठाते हैं, सैंपल। उस सैंपल को क्या होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। क्यों रैंडम होना चाहिए, ताकि सैंपल चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन हो, उसमें कोई बायसनेस ना हो, वो रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशन। अच्छे से अच्छा सैंपल उठाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा सैंपल उठाने का तरीका होता है कि हम सैंपल कौन सा उठाएं, रैंडम सैंपल उठाएं। और रैंडम सैंपल का तरीकेकार क्या है कि ईच आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सही है, मैंने पूरे एक एक पॉइंट पढ़ा था और रैंडम सैंपल का जो टिकट्स वाला एग्जांपल दिखा था ये पढ़ लिया था, तो ये लिखा हुआ है भारत, में कोई मसला नहीं है, समझ में आता है। सही, हम आगे बढ़ते। अच्छा, यहाँ तक हमने बेसिकली सैम्पलिंग का खाली अंदाजा लगाया कि सैम्पलिंग है क्या, और थोड़ा बहुत हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझा। आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद गुफ्तगू भी जाने बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले हम एक सैंपल उठाएंगे और उस सैंपल का हम निकालेंगे मीन। सैंपल में ये जो हमने आपको मैंने मिसाल दी थी लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड वाली, ये तो ये डाटा ही डिफरेंट किस्म का है। न्यूमेरिकल डाटा की अगर मैं आपके सामने बात करूं, हम यूजुअली स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल डाटा की बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल डाटा की बात ये हो गई है, मैं जो है वो रिसर्च करना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज कॉलेज में जितने मेल्स है उन पर रिसर्च करना चाहता हूँ कि भाई इस एज ग्रुप के जो मेल्स हैं, बॉयज हैं बेसिकली, उनका वेट क्या है, एवरेज वेट क्या है। तो वही 600 स्टूडेंट्स हैं, 600 बॉयज हैं कॉलेज के अंदर, और मैं 50 बॉयज उठाऊंगा और उनसे पूछूंगा भाई आपका वेट क्या है। 50 स्टूडेंट बताएंगे, एक बोलेगा भाई मेरा 70 kg है, एक बोलेगा 85 kg, एक बोलेगा 80 kg, एक बोलेगा 60 kg है। मुख्तलिफ स्टूडेंट से उठाया, उसका वेट पूछा। इसी तरह जैसे वेट की बात कर रहा हूँ, उस तरह हाइट भी हो सकती है, हाइट की बात भी हो सकती है, भाई हाइट क्या है। तो अगर मैंने वेट की मिसाल ली है, तो वेट मैंने मुख्तलिफ बच्चों का वेट पूछा, और वेट पूछने के बाद मैंने जो है वो 50 स्टूडेंट्स का वेट उठा लिया। अब वेट उठाने के बाद मैं क्या निकालूंगा, सैंपल मीन। सैंपल मीन का मतलब है कि एवरेज वेट निकालूंगा। 50 स्टूडेंट्स का वेट देखा, सबका वेट उठा के ऐड किया और ऐड करके डिवाइड बाय 50 कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, मीन वेट आ गया। क्योंकि ये मीन वेट जो है एक सैंपल का मीन वेट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल मीन। क्या कहते हैं, सैंपल मीन। अच्छा, जो सैंपल मीन है, सैंपल मीन इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल। भाई एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, तो सैंपल मीन जो है वो भी एक रैंडम वेरिएबल होगा। रैंडम वेरिएबल क्यों होगा, सैंपल मीन तो भाई एक सैंपल का एक ही मीन होगा ना। रैंडम, व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल, लेट्स डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल वंस अगेन। अ रैंडम वेरिएबल इज अ क्वांटिटी whose value depends upon chance। ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, which can take many different values। तो रैंडम वेरिएबल हमने पहले भी देखा, S1 में बहुत दफा देखा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया करते थे। फिर हमने अभी लीनियर कॉम्बिनेशन रैंडम वेरिएबल देखा था, उसमें भी हमने रैंडम वेरिएबल के अंदर जो है वो डिफाइन किया। कहीं ना कहीं हम रैंडम वेरिएबल हर जगह यूज कर ही रहे हैं। तो रैंडम वेरिएबल, जो रैंडम वेरिएबल एक्स होता है, उसका एक एक्सपेक्टेशन भी होता है और एक वेरिएंस भी होता है, और ये हम खुद निकाल लेते थे, याद है एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला। अच्छा, रैंडम वेरिएबल जरूरी नहीं है कि डिस्क्रीट हो, कंटीन्यूअस भी हो सकता है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हम मुख्तलिफ मिसालें देखते रहे, उसके अंदर हम एक, मैं मिसाल अक्सर देता हूँ कि भाई एक डाइस को थ्रो किया, डाइस के जितने भी आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये लिखिए। फिर कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखी 1/6 से लेकर सबके 1/6 तक लिखी। फिर मैंने सिग्मा एक्स पी एक्स हर आउटकम को कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो मेरे पास मीन आ गया। स्क्वायर करके मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी किया और माइनस कर दिया मीन का स्क्वायर, तो वेरिएंस आ गया। तो रैंडम वेरिएबल का बहरहाल मीन और वेरिएंस मेरे पास आ गया। तो जो पॉपुलेशन, और ये जो एक्स रैंडम वेरिएबल है ना, ये बेसिकली पॉपुलेशन से मुराद है। इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल पॉपुलेशन। एनी रैंडम वेरिएबल विल डिफाइन द एक्चुअल पॉपुलेशन। फिर उस रैंडम वेरिएबल की मुख्तलिफ वैल्यूज को जब मैं लूंगा, जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल होता है वेट्स,
वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स, वेट्स ऑफ बॉयज इन अ कॉलेज, उसका लिखा होगा कि उसका मीन ये है, उसका वेरियंस ये है। तो मीन एंड वेरियंस बयान हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, उसका उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का सैंपल उठाऊंगा। उस पॉपुलेशन में बहुत से लोग हैं, जैसे कॉलेज में तो 600 बॉयज हैं, मैं तो उसमें से एक सैंपल उठा के जजमेंट देना चाह रहा हूँ। तो कोई भी रैंडम वेरिएबल होगा वो कहलाएगा पॉपुलेशन। उस पॉपुलेशन का मेरे पास क्या होगा, मीन। ये जो मीन आपके सामने पेश हो रहा है, जो आपको मीन नजर आ रहा है, दिस इज द पॉपुलेशन मीन, मीन ऑफ द पॉपुलेशन। और ये जो वेरियंस आपको नजर आ रहा है, जो हम सिंबल्स बेसिकली देखते थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखते थे। और तो अब ये चीज जहन में बैठा लें कि ये म्यू जो है ये पॉपुलेशन मीन है, और ये जो सिग्मा स्क्वायर है इसको कहते हैं सिग्मा, ये साइन सिग्मा कहलाता है। सिग्मा स्क्वायर जो है ये हमारा क्या है, वेरियंस। तो मीन एंड वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन आर गिवन। नाउ वी आर टोल्ड that we have to take a sample। तो आइए इसको जरा पढ़ते हैं एक दफा, फिर मैं मजीद बयान करता हूँ। A random sample of size n is chosen from this population and the sample mean is found। पॉपुलेशन था, उसमें बहुत से आइटम्स थे, मैंने उसमें से क्या उठा लिया, साइज n का एक सैंपल उठा लिया। और उस सैंपल को उठाने के बाद उस सैंपल का मैंने क्या लिया, मीन निकाला। उस सैंपल का मैंने मीन निकाला। The sample mean is a random variable as different samples of size n will give different means। अब जो मैंने मीन उठाया उसकी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों भाई, मैंने जब 600 बच्चों में से 50 बच्चों का सैंपल उठाया, तो अगर मैं एक सैंपल लेता हूं तो एक पर्टिकुलर सैंपल मीन की वैल्यू आएगी। ऐसे मैं कितने सैंपल्स ले सकता हूं, 600 में से 50-50 के कितने सैंपल्स ले सकता हूं। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को इन्वॉल्व करें तो कितने सैंपल बन सकते हैं, क्या फॉर्मूला लगेगा बताएं। 600 पी होगा या सी होगा, सी होगा। एक सैंपल जो हम उठा रहे हैं उसका ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अनकरीब हमने पढ़ा था जो भूल चुके हैं माशाल्लाह से। तो 600 C50 कि भाई कितने कॉम्बिनेशन में 50 लोग उठ सकते हैं। अगर 600 में से 50 उठा रहे हैं तो 600 C50 जो है, 600 C50 जो शायद इतनी बड़ी वैल्यू की कैलकुलेटर भी शायद ना दे पाए, मैथ एरर दे देगा। मैथ एरर है ना, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि इतने ज्यादा मुख्तलिफ सैंपल्स ऑब्टेन हो सकते हैं कि हर सैंपल का एक नया सैंपल मीन होगा। तो पता चला कि सैंपल मीन जो है उसकी भी कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। जितने मुख्तलिफ सैंपल्स देता चला जाऊंगा मुख्तलिफ मीन्स आते जाएंगे। तो अब करना क्या है, मुख्तलिफ सैंपल्स के मुख्तलिफ मीन्स आएंगे, मुख्तलिफ सैंपल्स के मुख्तलिफ मीन्स आएंगे, तो सैंपल मीन की भी एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो क्योंकि सैंपल मीन भी एक रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ क्या करना है, अगर हम बहुत सारे सैंपल मीन्स को लें तो हम बोले लेट सपोज एग्जांपल देता हूं, सैंपल मीन है एंड देन प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी ले लें, सैंपल मीन ले लें और उसकी प्रोबेबिलिटी ले लें। तो सैंपल मीन की वैल्यू लेट सपोज वेट्स की हम बात कर रहे थे केजीज में, तो 60 केजी वाला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमने लिख दी। अभी तो हम बता नहीं सकते, ऐसी बात है, ये बहुत मुश्किल काम है भाई। मैंने सैंपल दिए जब 600 C50, तो पता नहीं कितने सैंपल ऐसे थे जिनमें मीन जो है वो सेम था। 60 केजी मीन आ गया मेरा, 60 केजी मीन आया किसी सैंपल का, और 60 मैंने जब 600 C50, ये तो बहुत बड़ा फिगर हो गया ना, मैं इसको छोटा ले आता हूँ, उसको एग्जांपल देते 20 C5 कर देते, जरा इसका आंसर बताएं। 15,500 एंड 15,504, 15,504 मुख्तलिफ सैंपल उठ सकते थे। उसमें 60 केजी जब हमने देखा, 15,504 सैंपल हमने लिए, जो कि हम ले नहीं सकते, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल हमने लिए और हमने उसमें देखा कि 60 केजी की जो प्रोबेबिलिटी आई ना वो 1/30 आई, कि 15,504 में से अच्छे खासे सैंपल ऐसे थे जिसमें मीन की वैल्यू कितनी आई थी, 60। तो 60 और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, फिर हमने कहा भाई मीन जो है 62 और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, फिर मीन 63 और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन, जो कि हम बता नहीं सकते। तो मैं ऐसी फर्जी तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 60, 60.2, 60.3, 60.5 पता नहीं कितने हो सकते थे। डिस्क्रीट में तो एक फिक्स होता है ना, लेकिन अभी हम बात सिर्फ डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए नहीं कर रहे, ये बात समझ लें आप। वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस बोथ, but we are making a probability distribution table।
लेकिन हमारे सिलेबस का जो पार्ट था वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम खाली डिस्क्रीट वेरिएबल्स में बनाते थे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लें कि एक टेबल बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटी, मुख्तलिफ सैंपल मीन्स होंगे और हर मीन की एक कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। और फिर उन सैंपल मीन्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी और उस डिस्ट्रीब्यूशन का मैं एक्सपेक्टेशन निकालूंगा और उस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस निकालूंगा। तो अब मैं उसको कह रहा हूं कि मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन निकालूंगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालते थे ना, अब मैंने मुख्तलिफ सैंपल्स के मुख्तलिफ सैंपल मीन निकाले और मैंने उनकी एक्सपेक्टेशन निकाल ली कि ऑन एवरेज सैंपल मीन की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो सैंपल मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, सैंपल मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। 60 केजी के चांसेस ये थे, 61 केजी के ये थे। एक्सपेक्टेड सैंपल मीन की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है सैंपल मीन की वो क्या है, सही है। तो सैंपल मीन खुद एक एवरेज था, उन एवरेजेस का भी एवरेज, तो उसकी एक्सपेक्टेशन की बात कर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन निकाली और इसी तरह वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन निकाला। तो ये रिसर्च बताती है और किताबों में ये चीज वाज़ेह लिखी है, और हम ये खुद से, जाहिर सी बात है, हर सैंपल पे ये चीज अप्लाई हम कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये बात एक फैक्ट के तौर पे मैथमेटिक्स से ड्राइव करके बयान कर दी कि जब हम सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, तो सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन वही होगा जो पॉपुलेशन का मीन था। सैंपल मीन की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो वही होगी जो पॉपुलेशन का मीन था। पॉपुलेशन के मीन की वैल्यू म्यू थी ना। लेट सपोज अगर ये पॉपुलेशन मीन जो है 60 केजी था, 65 केजी कर लेते, 65 केजी हमारा एवरेज वेट था पॉपुलेशन का। एक्चुअल पॉपुलेशन जो है, लेट सपोज कॉलेज जो है 600 बॉयज का जब एडमिशन देती है तो वो अपने पास हर बच्चे का पहले वेट करवाती है फिर एडमिशन देती है। तो कॉलेज के पास 600 बच्चों का वेट मौजूद है, उन 600 बच्चों का एक्चुअल पॉपुलेशन मौजूद है और एक्चुअल एवरेज वेट, पॉपुलेशन मीन कॉलेज के पास मौजूद है। अब मैं सैंपल सैंपल उठाऊंगा, सैंपल के मीन निकालूंगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगा, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा। तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के चांसेस ये हैं कि ये वही आएगा जो कॉलेज ने 600 लोगों की पॉपुलेशन का जो मीन निकाला था ना। मेरे सैंपल की मीन का जो सैंपल मीन जब मैंने निकाले, सैंपल मीन्स निकाले, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हासिल की, तो चांसेस है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू वही होगी जो एक्चुअल पॉपुलेशन मीन की थी। हालांकि मुख्तलिफ है, ऐसा हो नहीं सकता कि मैच करें, लेकिन हमें क्या अज्यूम करना है, हमसे कोई पूछे कि बताओ सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, तो हम वही आंसर देंगे जो पॉपुलेशन का मीन था। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन will be same as population mean and variance of sample mean की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, जिसका मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, उसका वेरिएंस निकाला, तो उसका वेरिएंस जो पॉपुलेशन का वेरिएंस था ना, उसको डिवाइडेड बाय n कर दो तो उससे आ जाएगा पॉपुलेशन का वेरिएंस, सैंपल मीन का वेरिएंस। आई रिपीट माय वर्ड्स, जो पॉपुलेशन का मीन था, सैंपल मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू वही होगी, सैंपल मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू वही होगी, लेकिन जो पॉपुलेशन का वेरिएंस था, अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर है, तो जो सैंपल मीन का वेरिएंस है, सैंपल मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसका जो वेरिएंस हासिल किया, उसका वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर नहीं होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन होगा। अब इस चीज को अप्लाई करके ताकि बात समझ आए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दी हुई है 10, वेरिएंस दिया है 1.4, और मुझे कहा हुआ है रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 इज चोजन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, फाइंड द एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन। सैंपल मीन की भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसलिए मुझे क्या पूछा जा रहा है, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन निकाल। सैंपल मीन को हम स्मॉल, यूजुअली मीन को स्मॉल लेटर से डिनोट करते थे ना, यहाँ हम कैपिटल लेटर से बयान करते हैं। व्हाई? Because we have always been told that a random variable is denoted by a capital letter. तो इसलिए जब सैंपल मीन को हम लिख रहे हैं तो x के ऊपर हम लाइन बना रहे हैं x बार, जिसका मतलब मीन है, लेकिन हम x को कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सैंपल मीन भी एक रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल है तभी तो उसकी एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस की बात हो रही। तो अब मैं आपसे पूछूं भाई, सैंपल मीन है उसका एक्सपेक्टेशन बताएं, तो एक्सपेक्टेशन क्या होगा, 10, क्योंकि पॉपुलेशन का एक्सपेक्टेशन 10 था, तो सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन भी 10 होगा। अच्छा भाई, इसका वेरिएंस क्या है, वेरिएंस जो है इसका वो होगा 1.4
डिवाइडेड बाय 20, 0.07 राउंड ऑफ करके। अच्छा आपने सही है, ओके डायरेक्ट कर लिया, 0.4 डिवाइड बाय सही 0.07, ये हमारा आंसर होगा। तो अक्सर ऐसा होता है 2 नंबर के लिए मुझसे पूछता है कि सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस बताओ, एक मार्क एक्सपेक्टेशन का हो गया, एक वेरिएंस का हो गया। सही है, तो अभी हमने यहाँ तक सैंपलिंग की बुनियाद सीखने के बाद ये जो मैंने हेडिंग डाली थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, ये बात समझ आई? सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन की क्यों बात कर रहा हूं मैं? क्योंकि सैंपल मीन भी क्या है? रैंडम वेरिएबल। तो सैंपल मीन is a random variable which has a probability distribution table. So if we draw a probability distribution table for the sample mean and we find the expectation and variance, then these results will be true, and we have to follow these results whenever we see the word sample mean. Sample mean की जब भी हमसे पूछे जाएंगे पैरामीटर्स, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस, तो हम इसी तरह बयान करेंगे। सही है, यहाँ तक बात मेरे हिसाब से बिल्कुल वाजे है, और ये बात इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं तो मजीद क्लियर हो जाएगी। जी क्यों कम है क्यों ज्यादा है, इसका जवाब जो है वो जिसने डिराइव किया है वो बताए तो बेहतर है। ये असल में बुक के अंदर ना एक मिसाल दी हुई थी, एक एग्जांपल दिया हुआ था डाइसिस का। उसमें ये पूरी बात साबित की हुई। डाइसिस की क्या मिसाल दी हुई थी कि भाई एक डाइस है, एक डाइस, दो डाइसेस है, दो डाइसेस को फेंका और दोनों डाइसेस में जो स्कोर आया ना उसका एवरेज स्कोर असल स्कोर होगा। तो ये दो समझ ले, दो मैंने सैंपल्स थे, दो सैंपल्स थे, सैंपल साइज 2 था, सैंपल साइज 2 पे ये चीज साबित की हुई थी। डाइस को एक दफा फेंका, डाइस को दूसरी दफा फेंका, तो यहाँ से भी 6 आउटकम आ सकते हैं, यहाँ से भी 6, टोटल मिला के कितने हो गए 36। तो 36 पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं सैंपल मीन के। फिर उसमें जो है उसमें तो वाजे हो गया कि भाई 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है, 2 आने की क्या है, ये है। फिर उसका सैंपल मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू पूरा टेबल बना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया गया, उस टेबल का एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकाला गया। तो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू वही आई जो पॉपुलेशन का था, मतलब जो सिंगल डाइस, समझ एक सिंगल डाइस के ऊपर, सिंगल डाइस जो है रैंडम वेरिएबल एक्स एक डाइस है, बेसिकली रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस हमें बयान किया हुआ था। हमने दो सैंपल, दो डाइसेस लिए और उसको हमने जो है वो उसमें से चेक किया, तो उसके बाद नतीजा ये आया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन वही था और वेरिएंस जो है डिवाइडेड बाय एन था, डिवाइड बाय 2 हो रहा था उस केस में क्योंकि सैंपल साइज 2 था। सही है ना? तो ये रिसर्च बेसिस पे एक चीज प्रूव है ना, हम इस तफ्तीश में ना लगे कि क्यों कम है इतना, क्यों ज्यादा नहीं है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाए। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट वी हैव टू जस्ट रिमेंबर दीस फैक्ट्स। सही है? अच्छा अब बात करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है? ये बड़ी प्यारी बात कहता है और ये हमारा काम बहुत आसान बना देता है। S2 के एग्जामिनर को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बड़ी मोहब्बत है। अक्सर और बेशतर आप देखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज लग रही होती है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी कुछ यही कहता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि यार सैंपल मीन जो है उसका एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस तो तुमने निकाल लिया, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल मीन इज ग्रेटर देन 2.6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तुम आखिर निकालोगे कैसे? कैसे निकालोगे? तो निकालने के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो पता होनी चाहिए ना कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। और जो मैं आपको मिसालें कब से दे रहा हूँ ये तो उम्मीद तौर पे ये कंटिन्यूअस की मिसालें, जैसे हाइट्स हो गया या वेट हो गया, ये तो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स है। तो याद रखें ये बात कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल जब भी कैलकुलेशन करवाएगा ना तो कैलकुलेशन किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर होती है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है? वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वजह, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होती है? क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम लग जाता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n। कह रहा है कि जब मैं पॉपुलेशन से सैंपल उठाता हूं और सैंपल मीन निकालता हूं, तो सैंपल मीन्स की वैल्यूज तो मुख्तलिफ हो सकती हैं, मुख्तलिफ सैंपल मीन्स की वैल्यूज हो सकती है, उसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाली और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस निकाल लिया। अब जो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस है ये दरअसल किस डिस्ट्रीब्यूशन की, मतलब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लूं, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल मीन की आप नॉर्मल अज्यूम कर लो। कब? अगर n की वैल्यू क्या है? लार्ज है। सवाल, सवाल की पता होता है n कितना लार्ज होना चाहिए?
तो नो डेफिनेट, पहले किताब में बयान हुआ है, नो डेफिनेट आंसर एज इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इटसेल्फ। डिपेंड करता है, वेल इट डिपेंड्स, बट हम कैसे जज करेंगे? तो देयर इज अ रूल ऑफ थंब दैट वी हैव बीन गिवन, एंड द रूल ऑफ थंब इज व्हेन n is greater than 30, n is greater than about 30, the sample is considered to be a large sample and the CLT must be applied. अब मैं जो आपको बात कर रहा था कि अब अगर आपको एग्जामिनर कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मीन वेट इज ग्रेटर देन 60.5 kg, लेट्स सपोज, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अब मैं कैसे निकालूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी? अगर मुझे ओरिजिनल पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकता। तो फिर जो है, जब आप देखेंगे, जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, तो आपका सैंपल जो होगा ना वो इतना लार्ज होगा कि उस पर CLT अप्लाई हो जाए। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली नॉर्मल नहीं है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है, और नंबर 2, for the CLT to apply, the sample must be large. How large must the sample be? This is a judgmental question जिसका आंसर हम नहीं दे सकते। इसका आंसर किताब खुद नहीं दे रही, कह रही कि ये तो भाई डिपेंड करता है, लेकिन रूल ऑफ थंब क्या है कि n should be greater than 30। n अगर 30 से ग्रेटर है मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं n greater than 30 is a large sample। अच्छा, अब लेट्स सपोज सैंपल साइज 25 दिया हुआ है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है अज्यूम इट टू बी लार्ज सैंपल, तो बोले नहीं, हमने तो रूल ऑफ थंब पढ़ा था। तो कोई रूल ऑफ थंब है, लेकिन रूल ऑफ थंब बेसिकली जब कुछ ना लिखा हो, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो रूल ऑफ थंब ये। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाइड है तो फिर उसके बाद हम उसको फॉलो करेंगे। तो लार्ज सैंपल का लफ्ज लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। जी, सैंपल साइज 30 से ज्यादा, मतलब पॉपुलेशन में 600 लोग थे ना, मैं रिसर्च कर रहा था, मैं सिर्फ 10 लोगों की रिसर्च करता, सिर्फ 10 लोगों को उठाता, चेक कर लेता कि भाई कितने लोगों का वेट जो है वो कितना वेट है, मतलब 10 बॉयज को उठा लेता? नहीं, CLT लगने के लिए जरूरी है कि मैं ज्यादा सैंपल पे फोकस करूं। और लॉजिकली भी ये बात दुरुस्त है, पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो छोटा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव हो कैसे सकता है? मैं बोलूं, मैं तो दो लोगों से पूछूंगा भाई लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड, दोनों लेफ्ट हैंडेड निकले, मैंने फतवा जारी कर दिया 100% कॉलेज में बच्चे राइट हैंडेड। तो मैं जितने ज्यादा लोगों से पूछूंगा, 10 लोगों से पूछूंगा, फिर चांसेस है 10 के 10 राइट हैंडेड निकलना है, या सिर्फ एक ही को लेफ्ट हैंडेड हो 10%। जब मैं बहुत सारी कसीर मिकदार में पूछूंगा, बहुत सारे लोगों से पूछूंगा कसरत के साथ, तो फिर जाके चांसेस हैं कि मेरा सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो सैंपल को लार्ज भी होना चाहिए, तो फॉर इट टू बी रिप्रेजेंटेटिव इट शुड बी लार्ज एज वेल। तो जब लार्ज होगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव होने के चांसेस भी ज्यादा है। और ये बात एक याद रखिए, बस लार्ज सैंपल होने से जो है वो आपकी वैल्यू की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आगे भी मैं ये बात कहूंगा कि एस्टिमेशन के अंदर भी ये बात बताऊंगा कि एस्टिमेशन के लिए भी ये जरूरी है कि ज्यादा अच्छी एस्टिमेशन तब होती है जब सैंपल लार्ज हो। जी, क्या कह रही थी फिजा? N5 होगा, 20 वॉज द पॉपुलेशन। मैं जिस चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ कि भाई जो है वो कोई ऐसी चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ जिसकी तादाद बहुत कम है, हो सकता है ये ज्यादा भी है, तो मैं सैंपल से 5 का ले रहा हूँ। तो 20C5 का मतलब है 20 वॉज द पॉपुलेशन एंड 5 वॉज द सैंपल साइज, n वॉज 5। कि पांच सैंपल साइज के कितने सैंपल्स निकल सकते हैं 20 में से? तो वो 15,504 थे। इतने मुख्तलिफ सैंपल्स बन सकते थे, लेकिन सैंपल साइज वॉज 5। सही है, जितने लोग ले रहा हूं किसी एक पर्टिकुलर सैंपल के लिए वो सैंपल साइज होता है। तो सैंपल साइज है बेसिकली। तो अगर आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा है तो आपका रूल ऑफ थंब कहता है कि आपकी सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी। अब तो मैंने वही बात बयान की है, ऊपर मैंने लिखा था ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल मीन इज म्यू एंड वेरियंस ऑफ सैंपल मीन इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। यहां भी वही बात लिखी हुई है, लेकिन यहां किस तरह से लिखी हुई है? सैंपल मीन बिलोंग्स टू नॉर्मल, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और पहली चीज जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? मीन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पेरीमीटर जब बयान करते हैं तो पहली चीज जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? मीन। और दूसरी चीज जो लिखते हैं दैट इज वेरियंस। तो वेरियंस क्या था? वेरियंस अपॉन एन, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन था। सही है। तो अक्सर और बेशतर, अच्छा भी अब एक सवाल आता है, अक्सर आता है थ्योरेटिकल, जिसमें बच्चे बाज होकर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ इतना भरपूर तरीके से समझाऊं इंशाल्लाह कि आपको कभी मसला ना हो। मेरी कोशिश है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स मिले।
तो नोट पढ़ते हैं जरा, ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल वाजे हो जाए, ताकि कोई भी सवाल सीएलटी के हवाले से पूछा जाए कि बताओ क्या यहाँ सीएलटी लगेगा, या बताओ क्या यहाँ सीएलटी नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। मुख्तलिफ बातें पूछी जाती हैं। ये दो नोट के 2 पॉइंट ध्यान में बिठा लें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप हर बात का जवाब दे पाएंगे। द सीएलटी इज अप्लाइड The CLT is applied when the distribution of the population is unknown, or it is specified in the question that the population is not normally distributed. या वाजे तौर पे लिखा हो कि ये पॉपुलेशन जो है ना, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल की नहीं है, या फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पता ही ना हो, खामोशी हो, बस एग्जामिनर आया और रैंडम वेरिएबल विद एक्सपेक्टेशन दिस वेरिएंस दिस, भाई कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, पता ही नहीं, कुछ अननोन है, खामोशी है। तो जब खामोशी हो, जब डिस्ट्रीब्यूशन का नाम ना पता हो, और जब डिस्ट्रीब्यूशन का नाम ना पता हो, और दूसरी बात जब वाज़ेह तौर पे लिख दिया हो कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो फिर उस केस में हम देखेंगे कि क्या सैंपल साइज लार्ज है। अगर सैंपल साइज लार्ज है तो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर सवाल में बयान हो कि पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉपुलेशन ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर सीएलटी की जरूरत ही नहीं है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल ने एक बड़ा प्यारा उसूल सिखाया कि अगर ओरिजिनल वेरिएबल्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो उनका कॉम्बिनेशन भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यहां भी ये बात ट्रू है, यहां भी ये बात है, इफ x is normally distributed the sample mean will also have a normal distribution। 2 मिनट जाने तो थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए रिज्यूम करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सैंपल मीन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, मीन और वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस क्या होता है, ये भी सीख लिया। और फिर ये भी पता चल गया कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन। फिर हम बात ये कर रहे थे कि सीएलटी कब अप्लाई होता है। तो सीएलटी जब अप्लाई होता है जब पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन या तो अननोन हो, या वाजे तौर पे लिखकर बयान कर दिया हो कि भाई इसकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो फिर सैंपल मीन तो सीएलटी का मोहताज नहीं है। सीएलटी लगने की वजह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होगी। जो पॉपुलेशन थी जिससे सैंपल उठाया गया है वो पॉपुलेशन नॉर्मल थी, अभी सैंपल मीन के जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो सीएलटी लगने की यहाँ जरूरत नहीं है। कभी कभार सवाल होता है उसमें लिखा होता है पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और पूछता है बताओ क्या यहाँ सीएलटी की जरूरत है, अब बोलेंगे नहीं है जरूरत। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सेकंड नोट वाज़े बयान कर रहा है द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन विल बी एग्जैक्टली नॉर्मल। पॉपुलेशन नॉर्मल तो सैंपल मीन भी नॉर्मल, और वो भी एग्जैक्टली नॉर्मल, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल नहीं, एग्जैक्टली नॉर्मल। और अब जब सीएलटी नहीं लग रहा तो अब सैंपल साइज का भी मसला नहीं है। 10 लोगों का सैंपल हो, 5 लोगों का सैंपल हो, भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही रहेगी। यहां अगर डिस्ट्रीब्यूशन का ना पता हो तो सैंपल का लार्ज होना भी जरूरी था, सैंपल को लार्ज भी होना चाहिए था और अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल भी था, और यहाँ एग्जैक्टली नॉर्मल भी है और साइज भी मैटर नहीं करता। इसका मतलब देयर इज नो नीड टू अप्लाई द सीएलटी इन दिस केस। तो ये 2 पॉइंट्स आपके जहन में है आसान भाषा में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है तो सीएलटी की जरूरत नहीं है, सैंपल मीन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन या तो पता नहीं है या लिखा हुआ है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो फिर अगर सैंपल लार्ज है तो जाके सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी नॉर्मल, लेकिन वो भी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। सही है? सवाल देखेंगे इंशाल्लाह ये बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी। एक एग्जांपल देखते हैं ताकि ये बात अप्लाई हो जाए। रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 120 आर टेकन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पहला पेरीमीटर क्या होता है? n, और दूसरा पेरीमीटर क्या होता है? p, n, p। कह रहा है डिस्क्राइब फुली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन। डिस्क्राइब फुली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन। हाँ भाई क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फुली डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता क्या है? किसकी डिस्ट्रीब्यूशन बयान करनी है? ये 5 रुपए का सवाल है, जून 2006 पेपर 07 क्वेश्चन 3। क्या मतलब है फुली डिस्ट्रीब्यूशन, फुली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन मतलब क्या है? कि सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नाम बताओ।
और उसके पैरामीटर्स भी बताओ कि एक्सपेक्टेशन क्या है और वेरिएंस क्या है। तो अगर मैं सैंपल मीन के एक्सपेक्टेशन या वेरिएंस निकालना चाहता हूं, चले पहले ये पूछता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन का नाम बता दें। सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, क्या होगी? नॉर्मल, क्योंकि सैंपल लार्ज है। रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज 120, सैंपल साइज कितना है 120 है, तो वो बहुत लार्ज है। तो इसका मतलब सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? ये नहीं पूछा क्यों नॉर्मल होगी, ये नहीं पूछा कि बताओ सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन है, वाई रीजंस भी दे, नहीं, फुली डिस्क्राइब करें। यहाँ नॉलेज है, आपको पता है भाई सैंपल लार्ज है, नजर आ रहा है 30 से तो बहुत ज्यादा है ना, लार्ज सैंपल ही है ना। तो इसका मतलब आपने सबसे पहले बयान किया, पहला मार्क आपको मार्किंग स्कीम देगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिख दिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको सैंपल मीन की दो चीजें देनी है, सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन देना है और सैंपल मीन का वेरिएंस देना है। तो सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन क्या होगा और वेरिएंस क्या होगा? एनी गेसेस, क्या करेंगे? वेरी गुड। पहले ओरिजिनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल, पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस तो निकालो, फिर बात करते हैं ना। तो पॉपुलेशन का मीन होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज एनपी। तो एन मल्टीप्लाई बाय पी कितना हो गया 6, जबरदस्त। और वेरिएंस क्या होता था एन पी क्यू। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 कितना आ गया 3.6। पॉपुलेशन का, क्योंकि पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल थी, तो पॉपुलेशन का मुझे क्या पता चल गया, एक्सपेक्टेशन पता चल गया और वेरिएंस पता चल गया। अब मुझे पीछे सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन पूछा जा रहा है, क्या होगा 6, वेरी गुड, सेम होता है। और वेरिएंस क्या होगा 3.6 ओवर 120, जबरदस्त। इन शॉर्ट अगर मैं पूरी कहानी यहां बयान करूं तो मैं कहूंगा सैंपल मीन बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और फिर उसके पैरामीटर 6 कॉमा, अच्छा 3.6 अपॉन 120 की भी एक वैल्यू आ रही है 0.03, यहाँ लिखते हैं 0.03। जब आपसे डिस्क्राइब करने का कहे तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि प्रॉपर आप डिस्ट्रीब्यूशन का नाम भी लिखें, अलग अलग भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। वैसे तो बाजों का सिर्फ ये चीज लिखने से भी काम हो जाता है, लेकिन यहाँ मार्किंग स्कीम में बहरहाल वाजे तौर पे बयान हुआ था नाम और फिर एक्सपेक्टेशन और फिर उसके बाद वेरिएंस। तो 1, 2 और 3 इस तरह से नाम मार्क्स उसके, सही है। नहीं पूछता आपसे, आप उसका जवाब देने के काबिल ही नहीं थे, नहीं दे सकते, क्योंकि ये उसूल भी नहीं है कि अगर एक पॉपुलेशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रखती है तो उसका सैंपल बी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रखेगा। ये भी दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि ये बात तो खाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वैलिड होती है। और जब तक कि सैंपल साइज लार्ज ना हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम भी नहीं कर सकते। तो ऐसा सवाल नहीं पूछेगा आपसे, सही है। इस हवाले से कोई सिलेबस में कोई ऐसी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, जितना है मैं आपको बता रहा हूँ। लार्ज नंबर होना चाहिए तो हम डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं, तो ही आपसे एग्जामिनर पूछे। अच्छा अब ये, अच्छा पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 1 हो गया। पार्ट नंबर 2 में क्या पूछ रहा है भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that the mean of a random sample of size 120 is greater than 6.1। probability निकालो that the sample mean is greater than 6.1। तो क्या करेंगे, पैरामीटर्स बेटा सैंपल मीन के आ चुके हैं, सैंपल मीन की वैल्यू 6.1 से बड़ी होनी चाहिए जी। तो ये हो जाएगा z इज ग्रेटर देन स्टैंडर्डाइज, सैंपल x की वैल्यू होती थी तो z निकालते थे ना, सैंपल मीन x की तरह ही तो है, तो उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्डाइज का फॉर्मूला क्या है, जो सैंपल मीन की वैल्यू है वो माइनस मीन विच इज 6 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन आता था
अंडर रूट ऑफ वेरियंस, अंडर रूट ऑफ 0.03, वेरी गुड। यहां से z की वैल्यू निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 0.577, और ये जो है वो अगर आप ग्राफ बना के भी देखें तो ये छोटा रीजन होगा, और छोटा रीजन क्या होता है 1 माइनस 5z। 0.577 को रीड करेंगे, 1 से माइनस कर देंगे, तो इंशाल्लाह यहाँ आपका आंसर आ जाएगा जो बिल्कुल परफेक्टली मार्किंग स्कीम से मैच करेगा। z इज ग्रेटर देन 0.577, 0.577 z की पॉजिटिव वैल्यू है, उससे बड़ा रीजन टुवर्ड्स द राइट होगा ना, छोटा रीजन होगा तो 1 माइनस 5z। यहाँ से आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब सुने बात, एक बड़ी बात टेक्निकल, जब भी हमने CLT को लगते देखा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम की वजह से जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है तो कंटिन्यूटी करेक्शन का सवाल, वैसे तो कंटिन्यूटी करेक्शन की हम बात करते नहीं, लेकिन बाइनोमियल के हवाले से किताब में एक बात देखी और उसका एग्जामिनर का उसमें क्या रहते हैं हमारे, उसमें भी बात करते, तो ये नोट देखें तो बात क्लियर हो जाएगी। When we use a normal distribution to approximate a binomial distribution, we need to use a continuity correction। ये बात हमें पता है, बचपन से सिखाई गई, बचपन में जो एस पढ़ा था तो हमें सिखाई गई थी ये बात कि भाई अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका जवाब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से निकाल रहे हैं, ये हमने एस्ट्रो में भी देखा, पॉइजन से नॉर्मल, बाइनोमियल से नॉर्मल, तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज कंटिन्यूटी करेक्शन when it is applied to the mean of a set of n discrete variables। और कंटिन्यूटी करेक्शन नॉर्मली होता क्या है 0.5। यहाँ क्या बात है, when it is applied to the mean of a set of n discrete variables, कह रहा है अगर वेरिएबल ओरिजिनल पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, जैसे कि बाइनोमियल वाज़ेह तौर पर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में कंटिन्यूटी करेक्शन जो है वो 1/2 नहीं होगा, 1/2n होगा, मतलब 1/2 0.5 बनता है ना, तो 1/2n कंटिन्यूटी करेक्शन होगा, 1/2 टाइम्स सैंपल साइज कितना है यहाँ पर, ऊपर वाले सवाल में कितना था 120, तो 1/2 टाइम्स 120। अब सर हमने तो ऊपर कंटिन्यूटी करेक्शन लगाया ही नहीं, ग्रेटर देन 6.1 था ना, तो ग्रेटर देन 6.1 का मतलब है 6.1 में कंटिन्यूटी करेक्शन लगता, और ग्रेटर देन की वजह से ऐड होता है सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड होता। तो अगर मैं कंटिन्यूटी करेक्शन लगाता, विद सीसी करता, मैं विद कंटिन्यूटी करेक्शन करता, तो मेरी जो वैल्यू थी मीन इज ग्रेटर देन 6.1, उसको निकालने के लिए पता है मैं क्या करता, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन तो करता मैं, लेकिन 6.1 में मैं प्लस करता, क्या प्लस करता 1/2 टाइम्स 120 प्लस करता, फिर क्योंकि स्टैंडर्डाइज करना होता तो उसमें से मैं मीन को माइनस कर देता और अंडर रूट ऑफ 0.03 कर देता। अब यहां से जरा मुझे बताएं, ये जो कैलकुलेशन z की होगी ना, यहाँ से z की जो यहाँ से जो z की प्रोबेबिलिटी आएगी ना, z की जो वैल्यू आएगी वो कुछ और होगी और प्रोबेबिलिटी भी कुछ और होगी। अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है, क्या वो बाउंड करता है हमें कंटिन्यूटी करेक्शन का इस्तेमाल करना, तो ये बात आगे वाजे हो रही है। However, in the marking scheme, the main solution is without continuity correction and an alternate solution with continuity correction is also accepted। यहाँ उसने कंटिन्यूटी करेक्शन की एप्लीकेशन के मामले को बड़ा लाइट रखा हुआ है, इस हवाले से कोई बात ज्यादा कर भी नहीं रहा, और किताब में जो बात लिखी थी, ये पहली जो लाइन यहाँ से यहाँ तक है, ये बुक में लिखी हुई बात है, और सिलेबस में क्या इसकी एप्लीकेशन है, जो सवाल मैंने इस वक्त आपके सामने चेक किया है, ये आप चाहें तो मार्किंग स्कीम खोल के देख लें, उसके अंदर कंटिन्यूटी करेक्शन के बगैर आंसर दिया हुआ, तो जो सोल्यूशन इस वक्त हमने किया है वो बगैर कंटिन्यूटी करेक्शन के है, और उसमें ऑल्टरनेटिव मार्किंग स्कीम मौजूद ही नहीं है जो विद सीसी बात करे, एक ही आंसर है जो विदाउट सीसी। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट रीसेंट मार्किंग स्कीम देखी, मुख्तलिफ मार्किंग स्कीम, उसके अंदर क्या है, एक सोल्यूशन लिखा हुआ है मेन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है, यहाँ जो मेन सोल्यूशन लिखा हुआ है दिस इज विदाउट सीसी, विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन, और यहाँ लिखा हुआ है कि अगर बच्चे ने विद सीसी किया हुआ है तो उसका ये आंसर आएगा, तो इस आंसर पे उसको एक्यूरेसी का मार्क मिलेगा। इसका मतलब कहने को वो विद वाला विद सीसी भी एक्सेप्ट कर रहा है, विदाउट सीसी भी एक्सेप्ट कर रहा है, जब एक्सेप्ट दोनों हो रहे हैं तो फिर हम विद सीसी वाला क्यों कर लें, विदाउट सीसी कर लेते, जबकि पुरानी स्कीम जो है उसके अंदर तो उसने विदाउट सीसी वाला ही उसने मेन आंसर के तौर पे पेश किया, विद सीसी वाला आंसर एक्सेप्ट नहीं किया।
तो ये एक पॉइंट है जो आपके जहन में मद्देनजर आपको रखना है कि यहाँ विदाउट सीसी आप काम कर सकते हैं, लेकिन मतलब अब तक मैंने पैनलाइजेशन मार्किंग स्कीम में नहीं। फ्यूचर का एग्जामिनर जो है वो इस पे पैनलाइजेशन शुरू कर दे तो बात अलग है। उसमें जो बिल्कुल रीसेंट पेपर्स हैं, कुछ रीसेंट पेपर्स मैंने नहीं देखे, देखते हैं, मैं ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ। तो उसमें अगर किसी पेपर में ऐसी कोई चीज आपकी नजर से गुजरे और आप लेटेस्ट पेपर 2021 वगैरह के अंदर अगर आप देखें तो फिर कि भाई वो विद सीसी कर रहा है या कुछ इस तरह की चीज कर रहा है, तो उस पर आप फिर उस चीज को हम प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू कर देंगे। अब तक जो मैं आपको प्रैक्टिस, मैंने मेरी नजर से गुजरी हुई प्रैक्टिस है, जितना मैंने देखे रिसेंट पेपर्स तक, उसके हिसाब से तो दोनों एक्सेप्टेड है, और मेन सोल्यूशन विदाउट सीसी और ऑल्टरनेट सोल्यूशन विद सीसी, एंड बोथ आर एक्सेप्टेड। और कैलकुलेशन है कितना, 1/2 नहीं है बल्कि 1/2n। तो यहाँ अगर आप कैलकुलेट करें तो 6.1 -6 से ऊपर किया था, यहाँ 6.1 ग्रेटर देन की वजह से 6.1 प्लस 1/2 टाइम्स 120 माइनस 6/√0.0। और फिर आप उसी तरह रीडिंग कर लेंगे z की वैल्यू कितने डेसिमल प्लेसेस में लेती, ये तो हमें पता है ना, 3 डेसिमल प्लेसेस में लेते हैं। सही है। तो क्या ये हमें सैम्पलिंग का आइडिया हो गया? व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग ये है कि भाई पॉपुलेशन हमें पता हो, पॉपुलेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हो, पॉपुलेशन के पेरीमीटर्स पता हो या पता कर लें हम। जैसे बाइनोमियल के हमें मीन और वेरियंस पता नहीं थे लेकिन हमने निकाल लिए, और फिर हम उसके जरिए सैंपल मीन के पेरीमीटर्स जो हैं वो निकाल रहे हों। तो ये जो प्रोसेस है, पॉपुलेशन से सैंपल मीन तक का सफर जो है, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन का जो सफर है, उसको हम नाम देते हैं सैंपलिंग का। क्या कहते हैं इसे? सैंपलिंग। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सैंपलिंग के, मैंने आपके सामने रख दी। ये पूरा एस्पेक्ट जो है सैंपलिंग का एस्पेक्ट, और मैंने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बात बयान भी की। अब व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन क्या चीज है? व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन ये है भाई कि पॉपुलेशन जो है उसके पेरीमीटर्स अननोन है। मैं पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके मीन और वेरियंस के बारे में मैं जानता नहीं हूं, और मुझे सैंपल जो है, एक सैंपल दे दिया जाए, सैंपल डाटा दे दिया जाए, और सैंपल डाटा की बेसिस पर मुझसे पॉपुलेशन का डाटा मांगा जाए, तो सैंपल से पॉपुलेशन के मीन और वेरियंस को एस्टिमेट करने का नाम एस्टिमेशन। पॉपुलेशन के डाटा पता था, पॉपुलेशन का मीन और वेरियंस पता था, और सैंपल के बारे में डाटा अखज कर रहा था, सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि इसका मीन और वेरियंस क्या है, इसको कहते थे सैंपलिंग। और एक सैंपल मुझे दे दिया जाए और मुझे बोलेगा बताओ, एस्टिमेट करो, अनबायस्ड एस्टिमेट्स निकालो पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन वेरियंस की। तो सैंपल डाटा की बेसिस पर पॉपुलेशन का डाटा प्रेडिक्ट करना, एस्टिमेट करना, उस प्रोसेस को एस्टिमेशन कहा जाता है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं कि भाई सैंपल जो है वो आपके पास होगा, सैंपल से आप पॉपुलेशन तक जाएंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एस्टिमेट। और ये बात मैंने नीचे बयान भी कर दी है कि इफ द मीन एंड वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट गिवन, we can estimate these population parameters using the data of a particular given sample. एक सैंपल एग्जामिनर आपको देगा, उस सैंपल का डाटा आपको इस्तेमाल करना होगा और उससे पॉपुलेशन का के पैरामीटर्स निकालने होंगे। अब ये निकालेंगे कैसे, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू करते हैं। अगर तो मैं पॉपुलेशन का मीन एस्टिमेट करना चाहता हूँ यूजिंग सैंपल, भाई पॉपुलेशन का मीन निकालना चाहता हूं तो डाटा सैंपल का यूज करूंगा। तो सैंपल में 10 वैल्यूज हैं, सैंपल की 10 वैल्यूज मुझे दी गई, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उस सैंपल का मीन निकाल लूंगा। 10 वैल्यू अगर रॉ डाटा है तो रॉ डाटा का मीन कैसे निकालते हैं, तमाम वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 10। तो पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप सैंपल का मीन निकाल लो, और वही आपका अनबायस, अच्छा अक्सर जब भी कहेगा ना तो अनबायस्ड का लफ्ज कहेगा, फाइंड अनबायस्ड एस्टिमेट्स ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड वेरियंस। तो याद रखें, पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेट निकालने का बेहतरीन तरीका यह है कि सैंपल जो आपके सामने दिया हुआ है, जो सैंपल डाटा है, उससे सैंपल मीन निकाल लो, और जो सैंपल मीन आया है उसी को पॉपुलेशन का मीन मान लो। तो द सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। अनबायस्ड एस्टिमेटर कहा जाता है इसे, क्योंकि ये
सैंपल मीन एक रैंडम वेरिएबल है ना, मुख्तलिफ मुख्तलिफ सैंपल्स मुख्तलिफ मीन की वैल्यूज देते हैं। तो इन जनरल सैंपल मीन एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है जो मुझे अनबायस्ड एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है। एस्टिमेटर इज समथिंग दैट गिव्स एस्टिमेट्स। तो सैंपल मीन को एस्टिमेटर का नाम दिया जाता है। तो सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू। पॉपुलेशन मीन का नाम क्या था भाई? म्यू। म्यू जो है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये आपका पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन मीन का सिंबल है। तो पॉपुलेशन मीन निकालने के लिए आप सैंपल मीन निकाल लेंगे। That is a sensible method of estimating the population mean is to take a random sample and use its mean as the estimate. तो अगर कभी आपको पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट करना होगा तो आप सैंपल का मीन निकाल लेंगे और खामोशी से बता देंगे भाई पॉपुलेशन मीन भी यही, वही उसका अनबायस्ड एस्टिमेट होगा। अब इसी तरह की कुछ सिचुएशन आपके जहन में आ रही होगी वेरिएंस के हवाले से कि भाई पॉपुलेशन का वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो सैंपल का वेरिएंस निकाल लें और उसी को पॉपुलेशन का वेरिएंस मान लें। नहीं, एज इट इज नहीं मान सकते, उसमें कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाय n अपॉन n माइनस 1। द सैंपल वेरिएंस v इज अ बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट सैंपल वेरिएंस निकालूं तो वो बायस्ड एस्टिमेट प्रोवाइड करेगा मुझे पॉपुलेशन वेरिएंस। तो फिर मैं क्या करूं? However, it is possible to modify the sample variance in order to obtain an unbiased estimate. और वो मॉडिफिकेशन क्या है कि जो भी सैंपल वेरिएंस आ रहा है उसमें मॉडिफिकेशन ये है कि उसको n अपॉन n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो। सैंपल वेरिएंस को अगर n अपॉन n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर जो वैल्यू आएगी ना वो पॉपुलेशन वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेट होगी। तो मल्टीप्लाई द सैंपल वेरिएंस बाय n अपॉन n माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ n अपॉन n माइनस 1 है क्योंकि हम बात कर रहे थे अनग्रुप डाटा की। अगर यही बात ग्रुप डाटा की हो जाती, यही बात ग्रुप डाटा की हो जाती तो फिर उस केस में n की जगह हम n इस्तेमाल नहीं करते बल्कि क्या यूज करते हैं? सिग्मा f। क्योंकि n जो है सिग्मा टोटल फ्रीक्वेंसी का नाम है। तो सिग्मा f अपॉन सिग्मा f माइनस 1, सिग्मा f अपॉन सिग्मा f माइनस 1 इनटू सैंपल वेरिएंस। अच्छा, अब सवाल ये पता होता है सैंपल वेरिएंस निकालने का क्या फॉर्मूला है? तो अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला और ग्रुप डाटा का फॉर्मूला, तो जैसे किसी जैसे जिस चीज को अब हम सैंपल कह रहे हैं S1 के अंदर जो हमें डाटा दिया होता था वो एक्चुअल डाटा होता था कि भाई एक और उसमें पॉपुलेशन की सैंपल की बात नहीं होती थी, लिखा होता था बट डाटा दिया हुआ होता था। आई डोंट रिमेम्बर शायद सैंपल का लफ्ज होता था या नहीं होता था, लेकिन सैंपलिंग का कॉन्सेप्ट तो जाती बात नहीं था। लेकिन डाटा वो किस तरह से देता है? वो वैल्यूज देता है, 5 वैल्यूज दे रहा है और मुझे कह रहा है कि भाई इन 10 वैल्यूज दे रहा है और 10 वैल्यू का कह रहा है मुझे मीन निकाल, या उसका वेरिएंस निकालो। तो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला हम क्या फॉलो करते थे? तो फॉर्मूला शीट में आपको याद होगा ये फॉर्मूलाज गिवन होते थे और ये फॉर्मूला शीट में मौजूद है, याद करने की जरूरत है। वो क्या है? अनग्रुप डाटा के अंदर क्या करते थे? दो फॉर्मूलाज होते थे। एक होता था x माइनस मीन का होल स्क्वायर। यूजुअली बच्चों को ये इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, क्योंकि जो एएस वाले उनको तो मैंने अपने बच्चों को तो प्रॉपर दोनों मेथड से सिखाया है कि पहले सैंपल की कोई भी डाटा दिया हुआ उसका मीन निकाल लो, फिर हर हर वैल्यू जो है वो x है इंडिविजुअल वैल्यू, हर इंडिविजुअल वैल्यू का मीन से डेविएशन देखो, उस डेविएशन का स्क्वायर करो, तमाम स्क्वायर डेविएशंस को ऐड करो और फिर उसको n से डिवाइड कर दो। तो इससे आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन हासिल हो जाए, नहीं वेरिएंस हासिल हो जाए, और फिर वेरिएंस का अंडर रूट ले लो तो स्टैंडर्ड डेविएशन हासिल हो जाएगा। और एक तरीका ये होता है कि अगर आपको इंडिविजुअल डाटा दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला ये भी होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, कि हर वैल्यू जो दी गई है, हर इंडिविजुअल वैल्यू जो दी गई है उसका स्क्वायर करें, तमाम स्क्वायर्ड वैल्यूज का सिग्मा करें, n से डिवाइड कर दें और मीन का स्क्वायर क्या कर दें? माइनस। और सैंपल वेरिएंस के जो ग्रुप डाटा का है उसमें क्या होता है? मीन के स्क्वायर से माइनस करना है और मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन n। ग्रुप डाटा में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ फॉर्मूला में सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस मीन का स्क्वायर या सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। सही है, तो ये एएस की नॉलेज है। और जब A2 के अंदर सवाल आएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह अल्लाह ना करे अगर आप किसी सवाल में फंसे तो इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे उस हवाले से, तो वहाँ एप्लीकेशन हो जाएगी।
अच्छा अब ये तो यहाँ से पता चला कि पॉपुलेशन का वेरिएंस, अच्छा पॉपुलेशन का वेरिएंस आप देखिए मैंने एस स्क्वायर लिखा हुआ है, हालांकि वो सिग्मा स्क्वायर है, असल असल में उसका सिंबल सिग्मा स्क्वायर है। ये मैंने इसलिए फॉलो किया कि ये प्रैक्टिस मैंने फॉलो होती हुई बुक में देखी, बुक में भी देखी है, और मैंने एग्जामिनर की प्रैक्टिस ये देखी। जब वो एस्टिमेट करके पॉपुलेशन का वेरिएंस देता है ना, तो पॉपुलेशन, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये इससे ये इंप्रेशन आता है एक्चुअल पॉपुलेशन वेरिएंस, और ये एस स्क्वायर से इंप्रेशन की देने की कोशिश करता है कि ये है तो पॉपुलेशन वेरिएंस ही, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, ये एस्टिमेटेड है, ये एक अनबायस्ड एस्टिमेट। तो इसलिए सिग्मा एस स्क्वायर की जगह एस स्क्वायर यूज हो रहा है। मार्किंग स्कीम में भी हमने देखा सोल्यूशन जब दे रहा होता है ना, तो वो आंसर, जब आंसर दे रहा होगा ना, अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस दे रहा होगा, तो लिखेगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू। तो ये बुक में भी प्रैक्टिस है, लिखा कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर को एस स्क्वायर इसलिए कह रहे हैं, ये एक प्रैक्टिस है जो हम फॉलो होती हुई नजर आ रही है। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, फॉर्मूला शीट में भी फॉर्मुलाज दिए हुए। तो अगर मैं आपको फॉर्मूला शीट एक मिनट दिखाऊं, तो फॉर्मूला शीट आपको नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है ये, अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। अभी हम सैम्पलिंग की बात करें, अनबायस्ड एस्टिमेटर्स है, उसका मीन क्या है, मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन का, अनग्रुप डाटा का दिया हुआ है, ग्रुप का नहीं दिया। ग्रुप का मैंने आपके सामने रखा है, आते हैं कुछ सवाल आ जाते हैं ग्रुप के भी। यहाँ पर हमारा अनग्रुप का फॉर्मूला दिया हुआ है, मीन के लिए दिया हुआ, वेरियंस के लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, वो ये फॉर्मूला दिया, एंड दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड, दिस इज अ डिराइव्ड फॉर्मूला। पता है कैसे डिराइव हुआ है? ये जो ऊपर आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया, ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है ना, विदाउट स्क्वायर रूट। अगर ये फॉर्मूला देखें तो किसका फॉर्मूला है? वेरिएंस का। इस फॉर्मूला को, अच्छा मैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाता हूँ, अभी खाली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि स्टैंडर्ड बाय एस्टिमेटेड के दौरान मीन का आंसर ये दिया हुआ है, और वेरिएंस के फॉर्मूला दो दिए हुए। अब मैं जो यहाँ समझा रहा था वो क्या समझा रहा था वो भी देखें। यहाँ मैं आपको ये समझा रहा था कि आपको जो एस वाले S1 के फॉर्मुलास थे ना, जो आपने S1 में पढ़े थे, क्योंकि उससे आप फेमिलियर है, वो सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएं और उसको n अपॉन n माइनस 1 से क्या करें, एडजस्ट कर, मॉडिफाई कर दें, अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। ये आपने ग्रुप डाटा में भी अप्लाई किया हुआ है, अनग्रुप में भी अप्लाई किए हुए फॉर्मुलाज, और ग्रुप में भी अप्लाई किया। तो एएस की नॉलेज अप्लाई करना तो आसान है, आपने पहले भी किया हुआ है। आपको खाली क्या करना होगा, गिवन सैंपल डाटा के ऊपर वेरिएंस निकालना होगा, उसको n अपॉन n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके मॉडिफाई करना होगा। इसीलिए लिख दिया था नोट, द डिराइव्ड फॉर्मुलास कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द पॉपुलेशन वेरिएंस बट दोस आर नॉट रियली नीडेड। जरूरी नहीं है, आंसर इसके बगैर भी आ जाता है और सही आ जाता है। लेकिन वो डिराइव फॉर्मूला डिराइव हुआ कैसे, अब जरा ये देखें डिराइव कैसे हुआ। ये सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला नजर आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ रख दूं उठा के, तो n अपॉन n माइनस 1 से पूरा मल्टीप्लाई होगा। अब अगर इसको मैं n अपॉन n माइनस 1 से, डेरिवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, के डेरिवेशन करके बताएं, जैसी बात है ऐसी चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट कभी बनती नहीं है। लेकिन अगर सोचे n अपॉन n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब ये n इससे मल्टीप्लाई, इस वाली चीज से मल्टीप्लाई होगा, तो n कट जाएगा, कटेगा, तो 1 अपॉन n माइनस 1 बच जाएगा। देखिए 1 अपॉन n माइनस 1 बच गया, और सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n था, तो यहाँ सिर्फ सिग्मा एक्स स्क्वायर बच गया। समझ रहे हैं? ये पूरी चीज n अपॉन n माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो n अपॉन n माइनस 1 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इससे मल्टीप्लाई होगा मैं बताता हूँ, पहले मुझे बताएं इससे मल्टीप्लाई हो तो बात समझ आ रही, n घटा, सिर्फ एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर बच गया, 1 अपॉन n माइनस 1 बचा हुआ है। मतलब समझने मैंने n अपॉन n माइनस 1 का n जो है ना, इससे और इससे मल्टीप्लाई करने भेज दिया, 1 अपॉन n माइनस 1 यही रहने दिया, n क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जब इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका n कट गया। अच्छा ये मीन का स्क्वायर जरा देखिए, मीन का स्क्वायर होता क्या है, मीन होता है सिग्मा एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर, और n का भी स्क्वायर कर दें। अब इस चीज से n को मल्टीप्लाई कर दें, तो एक n कट गया, तो सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, n। अब कंफ्यूजन हो रही है ना, जिस फॉर्मूला से हम आदत नहीं है, हमें एक नए फॉर्मूला हमें सीखना पड़ रहा है। द गुड पार्ट इज कि ये फॉर्मूला हमारे फॉर्मूला शीट पे गिवन है, इसलिए हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और यूजुअली हम प्रैक्टिस भी देखते हैं एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम के अंदर भी, आंसर तो हमारा जाहिर सी बात है सही आता है, अपना वेरिएंस निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं n अपॉन n से। लेकिन जो अक्सर एग्जामिनर सोल्यूशन के तौर पे खुद सोल्यूशन जो दे रहा होता है,
वो यही वाला सोल्यूशन फॉलो कर रहा हो, क्योंकि फॉर्मुला शीट में उसने फॉर्मुला दिया इसीलिए उसका क्या करें, इस्तेमाल करें। मेरी भी यूजुअल प्रैक्टिस ये है कि मैं ये फॉर्मुला यूज नहीं करता, मैं एएस वाले फॉर्मुला यूज करता हूं, उसको n अपॉन n से एडजस्ट कर लेता हूं। दिस इज द सेम माइंडसेट एज ऑफ S1। जो S1 में हम वेरिएंस निकाल देते हैं उसको n अपॉन n से मल्टीप्लाई करते, लेकिन वी कैन यूज दिस डिराइव फॉर्मुला एज वेल। और डिराइव हुए कैसे, मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा, ये जो ड्राइव फॉर्मूला अनग्रुप डाटा का है, जिससे अनग्रुप का ड्राइव हुआ उसी तरह ग्रुप का भी ड्राइव हुआ है। वहां सिग्मा वहां एन से मल्टीप्लाई करवाया था, यहाँ सिग्मा एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैंसिलेशन हो गया, ड्राइव हो गया। ये वाला ड्राइव फॉर्मूला शीट में मौजूद नहीं। फॉर्मूला शीट में जो मौजूद है वो दैट इज ओनली फॉर अनग्रुप डाटा। अब ये देखें, ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, ये वो फॉर्मूला था जो यहाँ लिखा, और ये वाला भी, ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये वाला जो इस वाले फॉर्मूला से एन अपॉन एन माइनस को मल्टीप्लाई करें, एन एन कटा, क्या बचा, सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। ये चीज यहाँ लिखी हुई है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन माइनस, क्योंकि एन और एन कट गए। तो ये दोनों फॉर्मुला डिराइव फॉर्मुला है। डिराइव फॉर्मुला इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, जरूरी नहीं है। एएस वाले फॉर्मुला फॉलो करें और डिराइव फॉर्मुला का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें। यहाँ तक बात समझ आ रही है? कौन सा वाला? ये इसीलिए तो मैंने कहा ये तो याद करना पड़ेगा ना। इससे बेहतर क्या है कि सैंपल वेरिएंस ग्रुप डाटा का ये वाला फॉर्मूला जो है, ये तो फॉर्मूला शीट में लिखा हुआ है, इसको अप्लाई करो, n अपॉन n मल्टीप्लाई कर दो, टेंशन ही नहीं। इसमें तो इसने अनग्रुप और ग्रुप दोनों दिए हुए ना, एसडी के नाम पे दिए हुए, लेकिन रूट हटा के तो वो स्टैंडर्ड डिवीजन का वेरिएंस का बन जाता है ना। तो यहाँ तो वेरिएंस के दोनों दिए हुए, सिंपल सिंपल इसको इस्तेमाल करें, n अपॉन n मल्टीप्लाई करें, सही है। अच्छा, अभी एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद क्लास इंशाल्लाह खत्म करेंगे, ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैंने बहुत वाज़ेह तौर पे जान मार के आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाया, सैम्पलिंग क्या है, एस्टिमेशन क्या है, और क्या टेक्निकलिटीज है, छोटी मोटी हर बात आपके सामने रख दी। इंशाल्लाह फिर आप पास करना शुरू करेंगे, आपसे हो जाएंगे इंशाल्लाह। हो सकता है एक का दुक्का सवाल में मसला कहीं आए, बाकी घर पे जाके आपने क्या करना होगा इंशाल्लाह आपको मैं आपसे शेयर करूंगा नोट्स। आप नोट्स पहले लिखेंगे और फिर भरपूर तरीके से सैम्पलिंग एस्टिमेशन सवाल करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे फीडबैक देंगे, सर सारे सवाल हो। कुछ सवाल अगर रह जाएंगे जिसमें मुश्किल हो रही होगी या कोई डिस्कशन करना चाहेंगे, पहले डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन का एक हिस्सा है जो कि कॉन्फिडेंस इंटरवल है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसको मैंने अलग अलग कैटेगरीज में ब्रेक किया ताकि मिक्सिंग ना हो। यही कॉन्फिडेंस इंटरवल में घुसा देता तो कंफ्यूज ही रहते हैं। तो प्योर मैंने सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन के सवाल भी अलग कंपाइल। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये दो अलग अलग चीजें, इसको भी मैंने अलग अलग कंपाइल की ताकि कंटिन्यूस डाटा के हवाले से कॉन्फिडेंस इंटरवल अलग डिस्कस हो जाए और जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स है उसके हवाले से अलग डिस्कस हो जाए। तो एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो हमारे दिमाग में चीज मेंटेन रहेगी। तो मैंने इसलिए इसकी 3 कैटेगरीज आपकी बुक में होंगी, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। सिलेबस का चौथा टॉपिक का नाम है सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, उसको मैंने 3 में तोड़ा, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, इसमें सिर्फ प्योरली सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन की बात हो। फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन, एंड फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो ये 3 हिस्सों में आपका टॉपिक नंबर 4 बन गया। इसी तरह फिर 5वां टॉपिक हाइपोथेसिस है, उसको भी मैंने 4 हिस्सों में तोड़ा, इसीलिए ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली सारी बातें पहुंच जाए। अब देखिए सवाल किस तरह से आता है आइडिया लेने के लिए। हालांकि ये सवाल जो था ये ओरिजिनली इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल भी शामिल था, लेकिन मैंने इसका सिर्फ एक पार्ट उठाया। कॉन्फिडेंस इंटरवल सवाल में जाएंगे ना तो जो सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन की चीजें वो वहां वो सवाल मर्ज हो जाएंगे। तो जो विड्थ जो प्योर सवाल है सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन के वो आपको सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन मिलेंगे, और जिसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल का हल्का सा भी कुछ एलिमेंट शामिल है along with sampling and estimation का कॉन्सेप्ट, तो वो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल में सवाल मिलेंगे। तो ये जो सवाल था ओरिजिनली ये बड़ा सवाल था, मैंने इसका एक पार्ट उठाया है सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए। द डेली टेकिंग्स $x फॉर अ शॉप वर नोटेड on 30 randomly chosen days. The takings are summarized by sigma x square. Calculate unbiased estimate of the population mean and variance of the shop's daily takings. Unbiased estimates of the population mean and variance. Unbiased estimate of population mean निकालना है, तो population mean का unbiased estimate निकालने जा रहा हूं। कैसे निकलेगा? जो सैंपल मीन होगा वही पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेट होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन, एंड दैट इज, मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताइएगा, 31,500 डिवाइड बाय 30, सैंपल साइज 30 दिया हुआ है, 1050, सही है। तो ये आपको मीन देने का 1 मार्क मिल जाएगा कि मीन जो है वो है 1050। अच्छा, वेरिएंस की बात करते हैं, तो वेरिएंस जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो एस स्क्वायर कहते हैं। अब एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो सकता है? दोनों फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, एक डिराइव फॉर्मूला जो फॉर्मूला शीट में दिया हुआ है ये वाला,
और एक ओरिजिनल वाला। अब मैं ये वाला अगर इस्तेमाल करूं तो 1/n - 1, 1/n - 1 क्या है, फॉर्मूला दिया होगा आपको, खाली अप्लाई करना है। 1/30 - 1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, 33141816 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स क्या है 31500, 31500 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन कितना है 30। सही है, तो यहां से मुझे बताएं क्या वैल्यू आएगी आपकी। और दूसरा अगर आप इस्तेमाल करते तो क्या करते, एस स्क्वायर इज इक्वल टू n/n - 1, 30/29। और फिर ये वही वही वाला फॉर्मूला जो आप एस में लगाते रहे, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन 33141816 अपॉन 30 माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन ऑलरेडी निकाल चुके हम 1050 का स्क्वायर। ये आसान है, आदत भी हमारी है और ये हमारी, इसीलिए मैं कह रहा था कि ड्राई फॉर्मूलास की हमें जरूरत नहीं है, हम ओरिजिनल एस वाले इस्तेमाल करें, ग्रुप अनग्रुप दोनों में हमारी आदत है। अब आप यहां से आंसर निकाल लो, आप यहां से आंसर निकालो, आंसर मैच करेगा। क्या आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है 2304, बिल्कुल सही आंसर है। कल ही देखा है मैंने, तो मुझे अच्छी तरह याद है 2304 सही है। तो मीन का आंसर 1050 एंड वेरिएंस का अनबायस्ड एस्टिमेट 2304। क्या हमें एस्टिमेशन भी समझ आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन यहाँ पर हमने पूरी मुकम्मल तरीके से खत्म कर लिया। सवालात करके इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सही है।